I mean, these guys are living in Pakistani cities. They recruit with big billboards in that country. You know, it is like www.terrorism.pk.something. इंडिया के वजीर खारजा एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जब तक पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो जाता, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत की बहाली नहीं हो सकती। इसको सुनकर मुझे यकीनन लगता है कि जो टेररिस्ट पाकिस्तान में रहते हैं और जो इमरान खान साहब ने एक बार कहा भी था, जिसके ऊपर उनकी विचारों की काफी खिंचाई हो गई थी कि पता नहीं कितने 40,000 और कितने उन्होंने जो है बता दिए थे कि जी टेररिस्ट पाकिस्तान में इस वक्त घूम रहे हैं इधर से उधर। 140 करोड़ अवाम का मुल्क है, डॉलर 80 रुपए, आटा 25 रुपए, यूनिट 9 रुपए और 300 रुपया फ्री। इंडिया कैसे अफोर्ड कर पा रहा है? एक वक्त वो था जब पूरी दुनिया इंडिया और पाकिस्तान को इक्वल टर्म्स पर देखती थी, लेकिन देखते ही देखते इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली, इंडिया ने इतनी ग्रोथ कर ली, इंडिया ने इतनी डेवलपमेंट कर ली कि अब पाकिस्तान की अवाम इंडिया की तारीफ करने पर मजबूर हो चुकी है। वो इलेक्शंस करते हैं, वो चांद पे चले गए, हम इलेक्शन करते हैं, हम खाक के अंदर है, हमारी अवाम खाक के अंदर है। तो चाहे सैयद सलाउद्दीन हो या बाकी जितने भी टेररिस्ट, बहुत सारे इतने इतने ज्यादा नाम है, मैं सबके नाम तो आपको यहाँ नहीं पढ़ के बता सकती। अगर मैं सबके नाम और पिक्चर्स दिखाऊंगी तो मेरा ख्याल है पूरा का पूरा शो सिर्फ उसी पे खत्म हो जाएगा। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के गवर्नमेंट को मोदी या उनकी पूरी सरकार जो है वो लेके चलती है और जिससे उनके मुल्क के निजाम बेहतर है। It took, we moved from diffidence to confidence when we crossed that line of control. ईरान और पाकिस्तान ने मरते दम तक दोस्ती निभाने की कसम खा ली है। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे वाली। और दोनों ने कसम खाई है, दोनों ने कसम खाई है कि हम आतंकवाद को मिटा देंगे। ये दोनों की कसम है, ईरान की भी कसम है और पाकिस्तान की भी कसम है। और बोला है कि आइए दोनों मिलके आतंकवाद के खिलाफ लड़ें। इंतजार कर रहा हूं, यहां पे आप लोगों को हंसना है। यू हैव टू लाफ यार। आप लोग हंस नहीं रहे हैं, आप लोग सीरियसली ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, असल बात तो ये है कि ये जो दोनों देश हैं, ईरान और पाकिस्तान, ये दुनिया के सबसे बड़े सपोर्टर ऑफ टेररिज्म हैं। और जब ये आपस में ऐसी बातें करते हैं ना, जब ये आपस में ऐसी बातचीत करते हैं कि साहब चलो तुम भी टेररिज्म से लड़ो, हम भी टेररिज्म से लड़ेंगे और दोनों मिलकर टेररिज्म से लड़ेंगे। एक मैं आपको बात बताता हूं, आज से 2 महीना पहले ईरान ने टेररिस्ट को मारने के लिए पाकिस्तान के अंदर बम मारा था। ओके, आपको पता है ना, ईरान ने पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म खत्म करने के लिए वहां पे बम मारा था और पाकिस्तान ने ईरान के अंदर टेररिस्ट को खत्म करने के लिए बम मारा था। और दोनों तरफ बलूचिस्तान है। अब ये जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे 2 महीना पहले, आज की तारीख में गठबंधन बना रहे हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। क्या ऐसा कोई और गठबंधन है जो आपके ध्यान में है? तो बताइए कि चोरों ने गठबंधन बना लिया कि आज के बाद चोरी नहीं होगी। क्या ऐसा कोई गठबंधन आपके दिमाग में है? तो जरूर कमेंट्स में लिखिएगा दोस्तों। वजीर खारजा जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तब तक बातचीत की बहाली नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि दहशतगर्दी और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। क्या कहेंगे आप? जी, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कह सकते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी अगर उन्हें नज़र आ रही है तो हम मान सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे तो पिछले चंद माह से पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी नहीं नज़र आई। और जो उनसे पाकिस्तान में ऑपरेशन हुए, ज़रब अज़ब हुए, उससे पहले रद्दुल फसाद हुआ था, तो काफ़ी हद तक दहशतगर्दी कम हुई है। वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन हुए, वहाँ से भी दहशतगर्दों का खात्मा किया गया है। लेकिन अगर उनको अभी दहशतगर्दी नज़र आ रही है तो मेरे ख्याल से उनके दिमाग का मसला, जो हमारी नज़रों में तो उनके दिमाग ही सही करना पड़ेगा, जिससे हल हो सकता है। आप क्या कहेंगे? जी, मैं तो इस बारे में ये कहूँगा कि शायद उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को इतना कमज़ोर लिया है कि वो कहते हैं कि अभी तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हुआ। दहशतगर्दी का खात्मा बेसिकली हो गया है। ये है कि कुछ ना कुछ तो वाक़यात या क्राइसिस वगैरह मुल्क में चलते रहते हैं, हर कंट्री में ऐसा होता है। हम नहीं कह सकते कि इंडिया में जो है बिल्कुल हालात ठीक हैं। आप अच्छा, पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम भी आयद किया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द ग्रुपों को स्पॉन्सर करता है, उन्हें फंडिंग करता है। पाकिस्तान अपने हमसाए मुल्क के खिलाफ जो है वो दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करता है। क्या कहेंगे आप इस इल्ज़ाम पर? जी, मेरे नहीं ख्याल कि इस इल्ज़ाम में किसी भी हद तक सच्चाई है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के बारे में कहा जाता था कि वो जो सा वहाँ पे दहशतगर्दों को पनाह दी जाती है, वहाँ से दहशतगर्दों की ट्रेनिंग होती है। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह देखा जाए तो वहाँ से अमेरिका को बाहर निकाला, उसके बाद वहाँ से जितना भी नुकसान पहुँचा है अफ़गानिस्तान की वजह से वो पाकिस्तान को पहुँचा है। और जितने भी वहाँ से दहशतगर्दी के बम ब्लास्ट हुए हैं तो पाकिस्तान में हुए। और दूसरा आप ये देखें कि
इंडिया जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और अफगानिस्तान के साथ उसके पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात हैं। 140 करोड़ अवाम का मुल्क है, डॉलर 80 रुपए, आटा 25 रुपए, यूनिट 9 रुपए और 300 रुपया फ्री। इंडिया कैसे अफोर्ड कर पा रहा है? इंडिया ने देखें, जब हमारे निज़ाम का यहाँ पे देखिएगा, हमें निज़ाम को चलता है स्टैब्लिशमेंट। अच्छा, हमारे स्टैब्लिशमेंट यहाँ पे चलती है, स्टैब्लिशमेंट से हमारा निज़ाम चलता है। अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के गवर्नमेंट को मोदी या उनकी पूरी सरकार जो है वो लेके चलती है और जिससे उनके मुल्क के निज़ाम बेहतर है। हमारे यहाँ पर गुलामी है और जो बूट पॉलिश करता है उसको आगे ले आते हैं, जो बूट पॉलिश नहीं करता उसको आप जेलों के अंदर डाल देते हैं। रोटी और आटे के मसले से कब निकलेंगे? दुनिया तो टेक्नोलॉजी और एआई के जमाने पर आ गई, दुनिया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करी, हम तो 20 रुपए और 16 रुपए रोटी में ही फंस गए हैं। देखिए, ये हमारे निज़ाम को बदलने के लिए हमें अपने अवाम को भी हमारा साथ देना पड़ेगा। जब अवाम बाहर निकलेगी अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगी तब ही होता है। लेकिन हमारी जब कोई आवाज़ यहाँ पे उठाता है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, तो जेल में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो अगर रोटी के लिए आवाज़ उठाएगा या अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगा या किसी काम के लिए, तो हमारी आवाज़ को तो दबा दिया जाता है और ख़ास तौर पे हमारे यूथ की आवाज़ को दबा दिया जाता है। जो भी आवाज़ उठाता है उसे जेल में डाल देते हैं और अगर कोई हक के लिए आता भी है तो उसे ये पकड़ के जेलों में डालते हैं। तो कैसे ये निज़ाम बदलेगा? इन्होंने निज़ाम खुद बदलना है। हम निज़ाम खुद बदलेंगे तो निज़ाम बदलेगा। फिर ये हमें ना लॉलीपॉप दें कि हमें 4 रुपये रोटी सस्ती कर दी है या 5 रुपये सस्ता कर दिया है, ये लॉलीपॉप हमें शुरू से देते आ रहे हैं और ये मिलता आ रहा है आवाम को और ये आगे भी इन्हें हमें देंगे। और अगर कह रहे हैं कि वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं तो इलेक्शंस यहाँ पर भी हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमें इलेक्शंस के ज़रिए सिर्फ ख़रीद के हमारे वोट को, हमारे ज़मीर को बेच के अपने जो है वो अपने बैंक को भर जा रहे हैं। आप जो रिजल्ट आए हैं, जो गवर्नमेंट बनी है, वो अवाम की पसंद की नहीं है। देखें, आप खुद देखें, अब देखें 45 पे अगर हम देखते हैं सारा इलेक्शंस का, 45 वाले हैं, एक फॉर्म 47 वाले हैं। 47 वाले तो डब्बे में हो गया ना माल, वो तो उन्होंने अपना काम कर लिया। 45 पे जितने MPs MNA PTI के जितने लोग थे उन्होंने तो पिट के इन्होंने कर दिया जो हक पे थे, लेकिन इन्होंने धांधली करके सारा निज़ाम को जो है वो करप्ट करके अपनी तरफ तो ले गए हैं। अब मुझे बताएं, मरियम नवाज तो हारी हुई है, मरियम नवाज तो हारी है मेहर साहब से, तो फिर भी इन्होंने उनको CM बना दिया है। तो इससे बड़ी क्या धांधली? आपके CM ने आपके लिए हवाई एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च कर दी है, अब आपके मरीजों को हेलीकॉप्टर लेके जाएगा टाइम से। मुझे एक बात बताएं, हेलीकॉप्टर को गोला मारे, सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारी आवाम के मसलों को हल किया जाए। हेलीकॉप्टर को हमने चाटना है, हमने हेलीकॉप्टर को क्या करना है? हमारी यूथ को पास स्टडी है नहीं है, हमारे नौजवान अभी भी, हमारी बेटियां देहातों के अंदर, हमारे नौजवान देहातों के अंदर, हमारे नौजवान उनको क्या आज तक स्कॉलरशिप्स मिली हैं? नहीं मिली हैं। अगर हम रोटी के बगैर ही मर गए तो फिर मसला रोटी का ही है। हाँ, रोटी का सारा मसला है। आपने एजुकेशन की बात की, एक जगह मैं पढ़ी थी, कहते दुनिया अपने बच्चों को वो तालीम दे रही है जिसकी दुनिया को जरूरत है और पाकिस्तान अपने बच्चों को वो तालीम दे रहा है जिसकी किसी को जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे यही तो मसला है ना। अब देखिए, मैं एक नौजवान यूथ का, ठीक है, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ अभी, मैं मास्टर्स अपनी हिम्मत पे कर रहा हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ और खुद कर रहा हूँ। अब अगर गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करेगी या स्कॉलरशिप देगी तो मैं अच्छे तरीके से पढ़ सकूँ। अब इंडिया क्यों आ गया? क्योंकि उनकी यूथ को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और वो आगे चली गई है और टेक्नोलॉजी में आगे। हमारे यहाँ पे करप्शंस के ज़रिए हमारी यूथ की आवाज़ को दबाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर 75% लोग, हमारी यूथ जो है वो अनपढ़ है।